Assalamu alaikum. This is Muhammad Ramzan Asif, having seat number 013222105, Department of Biotechnology, and my course is Bioethics and Biosafety. Today, my topic of presentation is GLP. GLP basically is the abbreviation of Good Laboratory Practices. सो सबसे पहले हम अपना कंटेंट्स देखते हैं जो हमारे कंटेंट्स में है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे जीएलपी, बेसिकली जीएलपी है क्या। उसके बाद जीएलपी की थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जीएलपी के। उसके बाद जीएलपी का स्कोप और प्रिंसिपल, फिर कौन कौन से कंपोनेंट है बेसिकली, जिन कंपोनेंट को मिला के हम एक जो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस या अपनी लैब को एक अच्छा लैब बना सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी जो प्रैक्टिसेस जो हम लैब में कर रहे थे उनको अच्छा करने के लिए, उनमें एक्सपर्ट होने के लिए। इसके अलावा बेनिफिट्स पढ़ेंगे जीएलपी के, बेनिफिट्स क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे कि जीएलपी कहाँ स्टैंड करती है इन पाकिस्तान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जीएलपी की। जीएलपी बेसिकली एक एफडी की रेगुलेशन है जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है टू द लेबोरेटरी स्टडी। हम कोई भी लेबोरेटरी में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो जीएलपी है बेसिकली हम यहाँ पे अब नॉन क्लिनिकल जीएलपी की बात करेंगे, मतलब हम जो रिसर्च में जो लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जीएलपी जो है एक ऐसी बॉडी है जो सेट करती है प्रिंसिपल, एक फ्रेमवर्क सेट करती है जिससे हम जो भी लेबोरेटरी स्टडी है, जो भी हमारा प्लान है वर्क का, उसको परफॉर्म करें, फर्दर उसको मॉनिटर और किस तरह हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो जो हम उसको स्टोर कर रहे हैं, ये तमाम का तमाम ये फ्रेमवर्क जो है, इसमें हमने क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ फॉलो नहीं करनी, कौन से प्रिपरेशन मेजरमेंट लेने हैं, ये तमाम की तमाम जो फ्रेमवर्क है प्रोवाइड करती है जीएलपी। GLP इसके अलावा also assure that regulatory authorities that data submitted are true, मतलब जो डेटा सबमिट किया जा रहा है किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से वो ट्रू है या नहीं, इसको भी GLP अश्योर कर रही होती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, बेसिकली ये फ्रेमवर्क है। कोई भी हमारे पास ड्रग कंपनीज है, उसने हमारे पास कोई भी ड्रग या हमने कोई लैब में रिसर्च किया है, वो जो ड्रग है उसको प्रिपेयर कर लिया, अब उससे डेटा आएगा, वो डेटा हम गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। अगर वो हमारा डेटा फॉल्स हुआ तो जो कंपनी है उसको हैजर्ड होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसके रॉ मटेरियल को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो बड़ी अमाउंट में जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट तैयार करेगी। बेसिकली ये जो हमारा जीएलपी है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ये बहुत अहम है किसी भी ड्रग को इन्वेंट करने में, किसी भी ड्रग को जब डिस्कवर हो रहा हो तो उसमें। अच्छा, बात करेंगे हिस्ट्री की। बेसिकली जो हिस्ट्री है जीएलपी की, हिस्ट्री है जीएलपी की 1972 से। बेसिकली ये न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ, न्यूजीलैंड और डेनमार्क में, लेकिन ऑफिशियली जो ये जीएलपी जो फॉर्म हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट में हुआ। कब फॉर्म हुआ? 1978 में। बेसिकली इसके फॉर्म होने के कुछ मकसद थे कि जो हमारे पास जो कंपनीज थी, डिफरेंट कंपनी, बायो इंडस्ट्रियल बायो कंपनीज, बेसिकली उनके जो ड्रग वगैरह बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे थे। तो उन्होंने जब कहा कि भाई जो हमारी जो लॉस, इतना ज़्यादा लॉस क्यों हो रहा है, तो जब उन्होंने इसकी डीप में गए तो उन्हें पता चला कि बेसिकली जो लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियली 1981 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने प्रिंसिपल सेट किए कि कौन से प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं जो कि हम लैब में उन प्रिंसिपल को बच्चे फॉलो आपको करें, दस और मिनट जो के अंदर हमारा कंक्लूड करना है, जल्दी जल्दी कंक्लूड करें, 10 मिनट के अंदर आपको खत्म करना है। सर लास्ट टाइम भी सर लड़कियों को 15-15 20 मिनट मिल जाते हैं, हमें 10 मिनट ही मिलते हैं सर। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं कि बेसिकली जीएलपी को क्रिएट करने के मकसद क्या था। 70s में बेसिकली यूनाइटेड स्टेट में पोर लेबोरेटरी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व किया गया एफडीए के अंडर। एफडीए ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसे 40 टॉक्सिकोलॉजी लैब जो है वो नजर आई, जिसके अंदर बेसिकली पुअर लैब प्रैक्टिसेस हो रही थी सब, जैसे कि उसमें जो स्टैंडर्ड जो इक्विपमेंट थे उनकी कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड नहीं थी। इसके अलावा जिसकी वजह से वो रॉन्ग मेजरमेंट दे रहे थे, और जो डेटा आ रहा था बेसिकली वो इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट था, और जो सिस्टम, जो टेस्ट सिस्टम परफॉर्म किए जाते हैं बेसिकली वो भी इनएडवोकेट थे। अब बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है जीएलपी के। बेसिकली जीएलपी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी डेटा सबमिट किया जा रहा है बेसिकली वैसा ही स्टडी किया गया है या फिर नहीं। इसके अलावा जीएलपी का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो जो डेटा सबमिट किया जा रहा है क्या वो हमारे लिए इजी ट्रेसेबल है, क्या हम उसे इजी से ट्रेसेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके अलावा जो टेस्ट है उन टेस्ट को, एक्सेप्टेंस को प्रमोट करना था इंटरनेशनल लेवल पे, ये ऑब्जेक्टिव है मेन इसके।
जीएलपी के। अगर मैं बात करूँ स्कोप की, तो बेसिकली मैंने पहले बात की कि नॉन क्लिनिकल सेफ्टी टेस्टिंग है। इसमें हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, वेटरनरी फूड एंड फीड एडिटिव और इंडस्ट्रियल केमिकल, जितने भी बेसिकली जब हम इनको लैब स्केल पे बना रहे होंगे, कोई भी न्यू ड्रग इन्वेंट कर रहे होंगे, तो जितनी भी अगर हम लैब प्रैक्टिस हमारी और मेजरमेंट हमारी कैलकुलेशन सही होगी, तो ही आगे जाके हमें ये फायदा पहुंचा रहे होंगे। इसके अलावा बेसिकली जो प्रिंसिपल है लेबोरेटरी प्रैक्टिस के, वो टोटल 10 है। टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, जिसे हम क्यूएपी कहते हैं। फैसिलिटीज की क्या क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करेगी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो लैब है। इसके अलावा जो लैब, जिस लैब में हम काम कर रहे हैं, उसका अपरेटस, मटेरियल और रिएजेंट। इसके अलावा टेस्ट सिस्टम, टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको एसओपी कहा जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी के, हमारी जो स्टडी की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट, जो भी हमारे रिजल्ट स्टडी से हमें उसको किस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसको इनकोड कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम स्पेसिमेन, यानी जो भी हमारी स्टोरेज हो रही है डेटा की, जो भी हमारे पास स्टोर है, और जो हम स्पेसिमेन यूज कर रहे हैं उसकी रिटेंशन, और जो हमारा जितना भी रिकॉर्ड है, जितनी मटेरियल रिटेंशन भी, ये तमाम के तमाम प्रिंसिपल है किस चीज के, जीएलपी के। अब नंबर 1 बात करूंगा मैं सबसे पहले फैसिलिटी, टेस्ट फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। बेसिकली जो भी पर्सन उस लैब में काम कर रहा है, उसको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट जीएलपी प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल क्या क्या है जीएलपी के। इसी के साथ साथ उसको उसके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और वो प्रॉपर प्लान जो है वो कंप्लाई करे ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ एसओपी। ठीक है। इसके अलावा जो डेटा है उसके पास, रॉ डेटा, उसका रिकॉर्ड रखे। रिकॉर्ड रखने के बाद स्टडी पर्सनल आर रेस्पॉन्सिबल, उसके बाद जितना भी डेटा है उस डेटा को किस तरह से वो इनकोड करे, उस डेटा की क्वालिटी को, बेसिकली वो एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते वो तमाम जो डेटा है उसको रिकॉर्ड रखे। इसके अलावा जो स्टडी वो कर रहा है उसकी इंटीग्रिटी को भी इंश्योर करे कि आइदर इसके बेनिफिट्स हैं या नहीं। इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास QAP, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, एसिस्ट द अपडेटेड प्लान एंड एसओपी। जो भी हमारे पास बेसिकली एक QAP एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होती है लैब में, जो कि इंश्योर करता है कि जो भी हमारे पास प्लान है, जो भी हमारे पास एसओपी है, वो अपडेट है या नहीं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं उन एसओपी को फॉलो, उन एसओपी वहां से एसओपी फॉलो कर रहे हैं, वो वेरीफाइड है या नहीं। इसके अलावा जो भी हमारे पास लैब में वर्क हो रहा है उसकी इंस्पेक्शन करना भी क्यूएबी का काम होता है। अब इंस्पेक्शन जो है बेसिकली 3 तरह की है। स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शन, मतलब जो स्टडी कर रहे हैं वो सही मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद जो भी फैसिलिटी है, मतलब जितने भी वहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हैं, उनकी इंस्पेक्शन की जाए कि अगर जो हमारी जो मशीन है वो प्रॉपर से वर्क कर रही है या फिर नहीं। इसके अलावा जो भी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उनकी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने के बाद हम फाइनल रिपोर्ट देते हैं, वो जो QAP है वो फाइनल रिपोर्ट देगा। अब वो फाइनल रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को देगा, और मैनेजमेंट जो है उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करेगी। अच्छा, अब फैसिलिटीज की बात करते हैं। तीसरा है बेसिकली प्रिंसिपल फैसिलिटीज, क्या क्या एक गुड लैब की फैसिलिटीज होनी चाहिए। सूटेबल साइज होना चाहिए उसका, उसकी कंस्ट्रक्शन और लोकेशन सूटेबल होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास हर चीज की सेपरेशन होनी चाहिए, मतलब हर चीज जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। सेपरेट इन अ वे, ये जरूरी नहीं हम केबिन बना दें, लेकिन अलग चीजें पड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हम वो उस प्रोजेक्ट के हम बायोलॉजिकल हैजर्ड से बच सकें, ताकि जो भी वो स्पेसिमेन पे अगर काम करें तो हमें हैजर्ड ना पहुंचा सके। इसके लिए पीपीई का इस्तेमाल जरूरी है। इसके अलावा जो सूटेबल रूम होने चाहिए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स के अलग अलग। और इसके अलावा स्टोरेज रूम, जिसमें हम अपना डेटा जो है, कोई भी हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर सकें। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास एपरेटस, मटेरियल और रिएजेंट है, क्या क्या एपरेटस होना चाहिए, किस तरह से वो रखना चाहिए। एपरेटस जो होने चाहिए बेसिकली एडवोकेट कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब ना इतना ज्यादा हाई अमाउंट में, ना इतना ज्यादा कम अमाउंट में। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेड इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, और जितना भी हमारे पास मटेरियल है, रिएजेंट है, हमारे एपरेटस है, उनकी मेंटेनेंस हमें याद रखना है। इसके अलावा जो apparatus and material are not to interfere with the टेस्ट सिस्टम, हमारा जो टेस्ट सिस्टम है उसके साथ बेसिकली इंटरफेयर ना करे, मतलब हो सकता है कि वो हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट डाल सके। इसके अलावा जो केमिकल रिएजेंट हैं एंड सॉल्यूशन शुड भी, उनको लेबल करना चाहिए उनकी, ताकि आइडेंटिटी उनकी इंडिकेट हो सके। इसके अलावा उनकी एक्सपायरी और स्पेसिफिक स्टोरेज जो इंस्ट्रक्शन है वो भी उनके ऊपर लेबल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सिस्टम, अब जो भी हमारे पास मशीन है, जिस मशीन पे हम टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली टेस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड को हमने स्टोर रखना है।
ठीक है, और जो चीज आ रही है बेसिकली जो सैंपल आ रहा है वो कब आ रहा है, कब वो जा रहा है, ये तमाम रिकॉर्ड भी आप पा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए टेस्ट की, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, और जिस कंटेनर में या जिस मशीन में हम टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद उसको क्लीन भी करना, उसको सैनिटाइज करना भी उसी फर्द का काम होगा जो उसमें टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम, अब जो हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया, अब जो हमारे पास रेफरेंस आइटम आए हैं, हम किसके किस तरह इनकोड कर सकते हैं, उसकी रिसीव, उसकी हैंडलिंग, उसकी सैम्पलिंग, तमाम की स्टोरेज हमारे पास मौजूद है। उसकी कैरेक्टराइजेशन और जो उसकी स्टेबिलिटी है, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी इन टैंक मिक्सर यूज इन द फील्ड ऑफ फील्ड स्टडी। अब बेसिकली जो भी हमारे पास सैंपल आया है वो किस तरह से आ रहा है, ये तमाम की तमाम चीजें जो आती हैं टेस्ट रेफरेंस आइटम्स में आती हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट इज एसओपी। अब जितने भी हमारे लेबोरेटरी प्रोग्राम है उनके ऊपर उनके प्रोटोकॉल लिखे होने चाहिए, ताकि हम उनके प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, कंप्लाई करते हुए अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो करें। बेसिकली एसओपी जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस तरह हम अपने प्रोटोकॉल को कैरी करें, किस तरह हम उसको स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा जो हमारी रूटीन इंस्पेक्शन होती है, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, ये तमाम की तमाम एसओपीज में आती है। मतलब हमें जो जो भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसकी मतलब डेली बेसिस पे उसकी कैलिब्रेशन करें, उसकी क्लीनिंग करें, उसकी इंस्पेक्शन करें। इसके अलावा जो हमारे पास रॉ डेटा है उसकी डेफिनेशन, हमारे पास जितने भी रॉ डेटा है तमाम रॉ डेटा की डेफिनेशन होनी चाहिए। और उसके बाद डिफरेंट एनालिटिकल मेथड होते हैं जिससे हम उस जो हमारे पास ऑपरेटर्स है उसकी कैलिब्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकें। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे पास जो पर्सन है उसमें वहाँ पे जो बेसिकली परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। बेसिकली उसके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, उसके पास कंटेंट होना चाहिए कि क्या वो परफॉर्म करने जा रहा है। उसके अलावा कंटेंट में बेसिकली सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने के बेसिकली स्टडी क्या करना चाह रहा है। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो भी स्टडी है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिकॉर्ड होने के साथ उसको अपना एक प्रोग्राम के साथ साथ उसको डेट्स भी मेंशन करनी चाहिए कि इस डेट तक मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन जो है वो अपने टेस्ट मेथड, जो भी टेस्ट मेथड कर रहे हैं उनके रेफरेंस देगा, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टू द स्पॉन्सर एंड द फैसिलिटी, मतलब जो भी स्पॉन्सर उसको कर रहा है उसकी मतलब जितने भी वो एक्सपेंसिव है वो उसको मालूम नहीं, देन वो अपनी स्टडी को कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट, अब जो हमारे पास रिसर्च कर लिया, हमारा वर्क हो गया, हमने स्टडी कर ली है, अब बात आ रही है हम अपने जो स्टडी के रिजल्ट है उनको रिपोर्ट करें। इंफॉर्मेशन ऑन स्पॉन्सर एंड टेस्ट फैसिलिटी, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्सर जो टेस्ट फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करे। एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट भी उनको प्रोवाइड करेगा, भाई इस डेट में मैं जो है अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगा, इस डेट में मेरा डेट जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो अंडर द QAP की निगरानी में, और जो उनसे सर्टिफाइड हुए हैं वही टेस्ट वो स्टेटमेंट उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी मटेरियल उसने यूज किया, जो भी टेस्ट मेथड यूज किया, उनकी डिस्क्रिप्शन, टोटल डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद तमाम के तमाम रिजल्ट जो होते हैं वो उनके पास होने चाहिए। और उसके अलावा जितने भी उसके पास सैंपल है, जितना भी उसका रॉ डेटा है, उसकी तमाम की स्टोरेज फाइनल रिपोर्ट में शामिल होगी, देन वो उन स्पॉन्सर को प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज एंड रिटेंशन रिकॉर्ड एंड मटेरियल, अब हमने तमाम जो है अपना जितना भी डेटा था वो हमने स्पॉन्सर करके डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को, ठीक है। अब जो देन हमारे पास भी कुछ डेटा जो है वो स्टोर होना चाहिए कि हमारा जो स्टडी प्लान है, हमारा जितना भी रॉ डेटा है, वो सैंपल उसको हम रिटेन करने की कोशिश करें, उसको हम स्टोर करने की कोशिश करें। इसके अलावा इंस्पेक्शन डेटा एंड मास्टर शेड्यूल एसओपीज को, जो भी हमने एसओपीज वो फॉलो किए हैं उनकी होनी चाहिए। मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, अपने डेटा की कैलिब्रेशन की जाए। इफ एनी स्टडी मटेरियल इज डिस्पोज्ड बिफोर एक्सपायरी, द रीजन टू बी जस्टिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड, अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी केमिकल जो है अपनी एक्सपायरी डेट से पहले ही एक्सपायर हो गया तो उसकी जस्टिफिकेशन, उसके डॉक्यूमेंट भी हमें वो जो है स्टोर करके रखने चाहिए। और अपने जो स्टडी मटेरियल जो डेटा है उसके पास उसमें इंडेक्स बना लें, जो जो मटेरियल हमने रिटेन कर लिए, जो जो मटेरियल जो हमने दोबारा से सैंपल से स्टडी से रिटेन किया हुआ है। अब सवाल है कि भाई जो हमारे पास एक लेबोरेटरी है, किस तरह हम एक अच्छी लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले उसका जो एरिया होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, स्मोक, स्मेल, डस्ट। इसके अलावा इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर गुड वेंटिलेशन है और प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, और नेचुरल लाइट को प्रेफर किया जाता है। एयर कंडीशन विद
ह्यूमिडिटी कंट्रोल ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इनफ स्पेस होनी चाहिए फॉर मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए कि जो टेस्ट कुछ स्पेसिफिक टेस्ट वहाँ पे किए जाए, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए, प्लेस एज वेल एज पैकिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सैंपल। अब जो चीज जहाँ से ली है उसको यूज करने के बाद उसी जगह पे प्लेस करें, और कोई जो भी अपन गए उसको प्लेस करें बॉटम में, और अगर ट्रॉली है तो उनको ट्रॉली में प्लेस कर दें। इसके अलावा हर चीज को, जो भी चीज है, अगर वो हमारे पास केमिकल है, रिएजेंट है, जो भी हमारे पास apparatus है, उसको उसकी लोकेशन पे रखे, उसको लोकेशन को बाकायदा नाम दे, ठीक है। और सबसे मेन जो प्रिंसिपल है के लिए एक लोकेशन बनाए, उसके बाद उसकी एक लिस्ट बनाए और वहाँ पे उस एरिया में डिस्प्ले कर दे, ठीक है। पुट लैडर फॉर थिंग स्टोर्ड ऑन टॉप। इसके अलावा एक लैडर फॉर्म में चीजों को जो वो स्टोर करे। आइडेंटिफाई एवरीथिंग विद इट्स नेम एंड पर्पस, और हर चीज के ऊपर लेबल होना चाहिए उसका नाम का, और बेसिकली इसका क्या पर्पस है ये भी मेंशन होना चाहिए। ये एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लैब को एक अच्छी लैब बना सकता है। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास जीएलपी के? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट, उसकी एक बेटर इमेज बनती है अराउंड द ग्लोबल मार्केट, उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू होती है। इसके अलावा हमारे पास जो भी एनालाइज डेटा होता है उसकी मेजरेबल और उसकी अनसर्टेनिटी को हम तमाम जो रिकॉर्ड है उसको मौजूद रखते हैं, ठीक है। प्रोवाइड गाइडलाइन प्रोवाइड करती है अबाउट टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इन डिटेल, ठीक है। प्रोवाइड गाइडलाइन एंड बेटर कंट्रोल फॉर मेंटेनेंस। इसके अलावा जो भी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनको किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, एनवायरनमेंट कंट्रोल और रिजर्वेशन ऑफ। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जीएलपी इन पाकिस्तान। बेसिकली क्या रोल है जीएलपी का पाकिस्तान में? पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बेसिकली यूएस की कोलैबोरेशन के साथ एकेडमी है, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की कोलैबोरेशन के साथ एक बुक लॉन्च, बुक का नाम है गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। बेसिकली ये सर्व करती है एज इंफॉर्मेशनल गाइड फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी। इसके अलावा इनहेंस करती है डिजीज सर्विलेंस दैट कीप एक्सपर्ट एंगेज विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसमें तमाम गाइडलाइन मौजूद है जो कि हम बच्चे एक आपका टाइम हो गया है, 15 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं, आप इसको कंक्लूड करें अब। जी सर, बस कंक्लूड करने वाला सर, लास्ट रह गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक हमें हमारे पास एक फ्रेमवर्क है उसका, गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का। अच्छा, लास्ट में बेसिकली ये एक सर्वे है जो पाकिस्तान कराची में कंडक्ट किया गया है। इस सर्वे में क्या गया, बेसिकली बायोसेफ्टी प्रैक्टिसेस क्लिनिकल लेबोरेटरी में इनको किया गया। अच्छा, इसमें से बेसिकली कराची के 12 एरिया सेलेक्ट किए गए हैं रियलाइज करने के लिए कि भाई क्या डिग्री है बायोसेफ्टी की और क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है जो इनटेक किए जा रहे हैं। बेसिकली 32 प्राइवेट हॉस्पिटल सेलेक्ट किए गए थे कराची में, और उनमें जो नंबर ऑफ टेक्नीशियन जो थे वो जो यूज हो रहे थे, जो अपना काम कर रहे थे, वो टोटल सेलेक्ट थे, टोटल 132। ये बेसिकली सैंपल साइज है, जिनमें से 85 जो थे वो मेल थे और 47 जो थी वो फीमेल थी। जबकि स्टडी से अंदाजा हुआ कि 65% जो है वो पर्सनल जो टेक्नीशियन है वो पीपीई का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे, 45% जो है वो माउथ पिपिटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 59.9% जो है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये वो व्यू है, एक पिक्चर, एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, कि हम पाकिस्तान में बेसिकली जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और हम लोग अभी भी कहाँ स्टे कर रहे हैं, हम अभी भी जो है पुरानी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें नई टेक्निक को एडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, और बेसिकली ये उस रिसर्च आर्टिकल का डीओआई है, अगर किसी को डिटेल में पढ़ने तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू जी सर। ओके बच्चे, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है? नो सर। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यस सर। नेक्स्ट स्टूडेंट। सर जी बच्चे, एक्चुअली सर मेरी प्रेजेंटेशन जो है ना वो पीपीटी फॉर्म में है, तो वो इसमें अपलोड नहीं हो रही, वो कह रहे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। क्या आप उसको शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें, उसको शेयर करें ना, शेयर स्क्रीन पे क्लिक तो करें आप, चाहे किसी में भी फॉर्म में हो, पीपीटी में हो, इसमें हो, वो आ जाती है। शेयर स्क्रीन करें, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करके आप उसको करें।
सर मैं शेयर स्क्रीन ही कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा, बच्चे कह ऐसा रहे हैं पीपीटी फॉर्म में नहीं हो रही। बच्चे हो ही नहीं सकता इस तरह। पीपीटी, भले पीपीटी के अब हो रहा है सर बच्चे। मैं ट्राई करती हूँ। आ तो गई आपकी स्क्रीन शेयर पे। अच्छा 12 सर ये तो नहीं हो रहा। बच्चे इसको स्किप करें। क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका। सर मैं आपको सेंड कर दूं, आप शेयर कर लें। बच्चे मैं किस तरह शेयर करूंगा, आपको खुद ही शेयर करना है। चले कोई और सर ये नेक्स्ट, ओपन ही नहीं। कोई और नेक्स्ट देना चाह रहा है आप स्टूडेंट्स में से। सर आसिफ भाई की टर्न थी, अब वो आ ही नहीं रहे, मैंने मैसेज भी किया है। उसके बाद किसकी थी, परवेज की या फहीम की। सर परवेज की थी, लेकिन परवेज ने बोला कि उसके पास लैपटॉप का इशू है। अच्छा, तो सबके साथ ही इशू है। देखिए इसको क्या आ रहा है। स्किप करें इसको। हाँ स्किप करें। अब क्या आ अफशा रहा है। इसे कट कर, अफशा इसे कट हाँ करोगी तो आ जाएगा। हाँ मैंने किया तो है, देखो क्या आ रहा है। बच्चे हो रहा है, लोडिंग हो रही है इसमें। मुझे सेंड कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। हाँ अफशा हमजा को भेज दो। ट्रांसप्लांट ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया गया था जून 1950 में बाय डॉक्टर रिचर्ड ने, और जो रेसिपिएंट थी जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट करवाया था वो एक 44 ईयर ओल्ड वुमेन थी, रुथ टकर, जो कि एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की पेशेंट थी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें पेशेंट की दोनों किडनी में सिस्ट बनना शुरू हो जाता है, और वो सिस्ट जो है फ्लूइड फॉर्म करना शुरू हो जाता है, जिससे फंक्शन किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, और एट द एंड वो किडनी फेल हो जाता है, जिसका वाहिद ट्रीटमेंट यही है कि ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, डिफरेंट ऑर्गन को रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट टाइम फॉर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, लाइक जस्ट लाइक लिवर है जिसको ट्रांसप्लांट के लिए 5 to 8 आवर्स चाहिए होता है। सेकेंड किडनी है 4 to 5 आवर्स, पेनक्रियास नीड टू 2 to 4 आवर्स, एंड हार्ट जो है 5 to 7 आवर्स टेक्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट जिसे हम ऑटो ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में पेशेंट के अपने ही बॉडी टिश्यू को यूज किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जस्ट लाइक अगर कोई पेशेंट है जिसकी स्किन बर्न हो जाती है, तो उस बर्न स्किन को ट्रीट करने के लिए उसी पेशेंट की ही बॉडी से स्किन को आइसोलेट किया जाता है और फिर उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो देयर इज नो नीड फॉर डोनर इन ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट, एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट इस प्रोसीजर में क्या होता है, देयर इज अ नीड ऑफ डोनर फॉर ट्रांसप्लांटेशन बट डोनर शुड बी जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल। थर्ड वन जो है आइसोग्राफ्ट, आइसो मीन्स सेम। दिस प्रोसीजर जो ये सेम होता है एलोग्राफ्ट की तरह, बस ओनली डिफरेंस ये है कि इसमें डोनर जो हो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होना चाहिए, लाइक मोनोजाइगोटिक जो कि एक ही पेरेंट से होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज जीनोग्राफ्ट, जिसे हम हेट्रोलॉगस ट्रांसप्लांट या फिर जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। इस ट्रांसप्लांटेशन में जरूरी नहीं कि जो डोनर है वो ह्यूमंस, इसमें हम ऑर्गन, एनिमल्स के ऑर्गन को भी यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन। जस्ट लाइक पिग्स के हार्ट को मोस्टली यूज किया जाता है ह्यूमन के लिए। अच्छा, यार कुछ यहाँ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो पेशेंट को फेस करना पड़ता है। नीड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो कि ऑर्गन के रिजेक्शन के लिए प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। हेयर लॉस, एक्नी है, मूड स्विंग्स, वेट पेन, डायरिया, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, एंड देन हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना। प्रिकॉशंस क्या है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन कुछ प्रिकॉशंस पे अमल करना पड़ता है ताकि हम बीमारी से बच सकें, लाइक हैंड से अवॉइड पीपल
who are sick and stay out of crowded areas. Don't take care of pets. Brush and floss daily and don't ignore cuts or scratches. And the next part of my presentation is eugenics. Eugenics basically is a combination of two words. First one is eu, which means true or good, and the second word genes, which means bird. यूजेनिक्स फ्रॉम को कोइन किया गया था, मतलब आइसोलेट किया गया था सबसे पहले साइंटिस्ट गैल्टन 1833 में। यूजेनिक्स का मकसद क्या था कि ऐसे जीन्स को यूज किया जाए जो कि ह्यूमन के हेल्थ के लिए, उसके पॉपुलेशन के लिए बेटर होते हैं। मोस्टली जो साइंटिस्ट है, जिसे हम यूजेनिसिस भी कहते हैं, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के टेक्निक को प्रीफर करते हैं टू अचीव डिजायरेबल ट्रेट्स। इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है, यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एजेंसीज अंडर सोशल कंट्रोल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ह्यूमन के जीन्स को यूटिलाइज किया जाता है जेनेटिक कंपोजिशन के लिए, ताकि ह्यूमन रेस में फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर इंप्रूवमेंट ला सके। और ये स्टडी जो है वो सोशल एजेंसीज के अंडर कंट्रोल होती है, ताकि इसका कोई मिस यूज ना कर सके। नेक्स्ट पे हिस्ट्री। यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था, जो वो अपने कजन डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। डार्विन ने अपने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बताया था कि किस तरह एनिमल जो है ब्रीड करवा के न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और उसके हाइड्रेट रेट्स के बारे में बताया था। तो इसी कॉन्सेप्ट को गैल्टन ने ह्यूमन ब्रीडिंग के बारे में बताया कि अगर इंसान ऑर्गेनिज्म एनिमल्स इस तरह कर सकते हैं तो ह्यूमन भी इस तरह कर सकते हैं। तो इसी थ्योरी को उन्होंने अपना एक आइडिया दिया, और आफ्टर दैट डार्विन के डेथ के बाद 1883 में गैल्टन ने अपने इस रिसर्च को यूजेनिक्स का नाम दे दिया। इसलिए गैल्टन को हम फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स को मोस्टली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक है पॉजिटिव यूजेनिक्स एंड होता है नेगेटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स का मकसद है कि गुड जीन्स को, ऐसे जीन्स को इंकरेज किया जाए जो कि रिप्रोडक्शन के लिए और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इम्प्रूव ला सके। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है, क्लोनिंग है एंड पार्थिनोजेनेसिस है। पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप है जो कि एक सेल डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन, और ये प्रोसेस मोस्टली इंसेक्ट्स में होता है, जैसे कि लिजर्ड हो गए, आंट्स वगैरह हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है नेगेटिव यूजेनिक्स। नेगेटिव यूजेनिक्स को का मतलब मकसद ये था कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में जीन्स को इंकरेज किया जाता था नेगेटिव पर्पस के लिए। तो यूजेनिक्स, नेगेटिव यूजेनिक्स का मकसद कि ऐसे इस पर्पस को, अनइथिकल पर्पस को एलिमिनेट किया जाए। अब ऐसे फॉर एग्जांपल अबॉर्शन है, यूथेनेसिया वगैरह है, ऐसे पर्पस को एलिमिनेट किया जाए ताकि ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन में कोई अनइथिकल या इलीगल ना हो। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ यूजेनिक्स। यहाँ 3 मेथड से मोस्टली जो कि यूजेनिक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन यूजेनिक्स, जो कि लाजमी तौर पे करा दिया गया, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऐसे यूजेनिक्स प्रोग्राम्स को अरेंज किया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। सेकेंड है प्रोमोशनल वॉलंटरी यूजेनिक्स, यूजेनिक्स के प्रोग्राम को प्रमोट किया जाए जनरल पॉपुलेशन में। एंड थर्ड वन है प्राइवेट यूजेनिक्स, जिसमें हर इंडिविजुअली इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल को अवेयर किया जाता है अबाउट पॉजिटिव यूजेनिक्स। इथिकल इश्यूज। नेक्स्ट वी हैव इथिकल इश्यूज। अगर मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करूं तो इस प्रोसेस को मोस्टली एक बिजनेस की तरह परफॉर्म किया जाता है, ऑर्गन को सेल करके उससे प्रॉफिट हासिल किया जाता है, स्पेशली पुअर कंट्रीज में। सेकेंड वन ये कि ये मेथड इतना जल्दी कॉस्टली कंक्लूड होता है करें, कि, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी कंक्लूड करें। यस सर, और सेकेंड वन कि इस मेथड को इतना कॉस्टली है, ये इतना कॉस्टली है कि पुअर जो गरीब इंसान होता है उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, और इन केस अगर वो अफोर्ड कर भी लेता है तो वो क्वालिटी और वो स्टैंडर्ड मायार नहीं होता डोनर सिलेक्शन का जो होना चाहिए। अच्छा, एंड द ओवरऑल कंक्लूजन मेरे प्रेजेंटेशन का ये है कि ऐसे टेक्निक्स को, ट्रांसप्लांटेशन की बात करूं तो ऐसे टेक्निक्स को अप्लाई किया जाए जो कि इलीगल ना हो, और वो उसको अप्लाई करने से ऑर्गन रिजेक्शन का भी कोई चांस ना हो। जस्ट लाइक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मॉडर्न टेक्निक स्टेम सेल थेरेपी। और पॉजिटिव यूजेनिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर किया जाए ह्यूमन पॉपुलेशन के बेटरमेंट के लिए, और इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हर इंडिविजुअल को भी इस पर अमल करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज रेफरेंस। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा बच्चे, एनी कोई क्वेश्चन? सवाल, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हो? कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में से?
जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? नो सर, अच्छी चले प्रेजेंटेशन थी चले दोनों की। बच्चे, गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह अब जो है जिसकी प्रेजेंटेशन रह गई है वो नेक्स्ट में दें, क्योंकि अभी भी टाइम ये खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर ओके आप सर। लोग जो अपनी प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो